तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास है वो कार्बोहाइड्रेट की क्लास ही रहेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं, उनके प्रोजेक्शन मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं प्रॉपरली, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस भी पढ़े हैं, किस तरीके के प्रोजेक्शन वो शो करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हल्का सा अगर मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको, कि हमने पढ़ा था उसके अंदर कि कार्बोहाइड्रेट में दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो ओपन चेन बनते हैं जिनको हम एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, और हमारे पास बनते हैं क्लोज चेन बनते हैं। ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनते हैं। ओपन चेन में हमने कहा था हम रिप्रेजेंटेशन कौन सी दे रहे थे, हम फिशर प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप उसको फिशर रिप्रेजेंटेशन आप उसकी दे रहे थे। इसके अंदर हमारे पास दो फॉर्म बन रही थी, एक पायरेनोज फॉर्म बन रही थी, एक हमारे पास फ्यूरेनोज फॉर्म बन रही थी। ठीक है, पायरेनोज को हमने क्या बोला था, पायरेनोज क्या होते हैं, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो आप फ्यूरेनोज की बात करते हैं वो क्या होते हैं, वो 5 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर होते हैं। ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा था कि पायरेनोज जो होते हैं उसके अंदर हम इसको 3 तरह के प्रोजेक्शन दिखाते हैं। एक तो हेवॉर्थ प्रोजेक्शन दिखाते हैं, ठीक है, एक इसके अंदर फ्लाइंग वेज, ओके, और इसमें हम चेयर भी दिखाते हैं। जबकि फ्यूरेनोज में हम सिर्फ 2 तरह के प्रोजेक्शन दिखाते हैं, एक हेवॉर्थ प्रोजेक्शन दिखाते हैं, ठीक है, एक हम दिखाते हैं फ्लाइंग वेज। इसमें चेयर नहीं होती क्योंकि चेयर कौन बनाता है, 6 मेंबर रिंग बनाती है, इसीलिए चेयर प्रोजेक्शन जो होता है हम पायरेनोज वाले में दिखाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हमेशा पायरेनोज जो फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू फ्यूरेनोज। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में कभी आए तो पहले उसके पायरेनोज को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ओसाजोन जो होता है उसकी ओसाजोन जो फॉर्मेशन हम करते हैं ये हम किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ये आपके पास मिक्सचर है, इसमें मोनोसैकेराइड्स का भी मिक्सचर है इसके अंदर, ठीक है, मान लो ओलिगो का सैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ठीक है, अब आपको बोला जाए कि इसमें आप मोनोसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश करिए, कैसे करेंगे, तो आप क्या करोगे, इसका ओसाजोन बना के देखोगे। अगर ओसाजोन बन गया तो उससे क्या पता चलेगा हमें कि हाँ इसके अंदर ये मोनोसैकेराइड्स है, और वो किस टाइप का ओसाजोन बनता है वो बताएगा आपको कि कौन सा मोनोसैकेराइड्स है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन जो हम करते हैं वो हम किस लिए यूज करते हैं, उसको हम उसकी हेल्प से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स का। ठीक है, जैसे कि अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आप देखो कि हमने ग्लूकोज ले लिया, CHO, HOH, OHH, HOH, ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, ओसाजोन रिएक्शन, ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, देखो आपने ये आपके पास मोनोसैकेराइड है, क्या है आपके पास, ये ग्लूकोज है आपके पास। ठीक है, आपके पास ग्लूकोज है, आपने क्या किया, इसमें डाला फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन डालोगे आप इसमें, ठीक है, किसमें, एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो आप इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आप फिनाइल हाइड्रोजन डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पे इसकी जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ एक मिनट, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, ये जो है हमारे पास, जब यहाँ पे ये फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, PH, यहाँ पे है PH NH2। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये H2 यहाँ का और ऑक्सीजन यहाँ का, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर NH PH। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास हमें मिल जाएगा, और ये हमें जो मिला है ये क्या बना है, इसको बोलते हैं ओसाजोन। ओसाजोन, ठीक है, और ये जो ओसाजोन बनता है ये कैसा शेप होता है इसका, जो ये क्रिस्टल्स बनते हैं कैसे शेप के होते हैं, ये निडल शेप के क्रिस्टल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, निडल शेप के क्रिस्टल्स, या हम इसको कह सकते हैं ब्रूम स्टिक क्रिस्टल्स। ठीक है, क्या कहेंगे, निडल शेप क्रिस्टल या ब्रूम स्टिक क्रिस्टल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हम फिनाइल हाइड्रोजन लेते हैं इसके कितने मोल्स लेते हैं, ये हम लेते हैं 3 मोल्स।
कितने लेते हैं? 3 मोल्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि ओसाजोन फॉर्मेशन के दौरान आप कितने मोल्स आप फिनाइल हाइड्रोजन के लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि 3 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उसमें पूछ लेते हैं कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनकी शेप कैसी होती है, नीडल शेप क्रिस्टल, या फिर ये नाम दे देते हैं ब्रूम स्टिक क्रिस्टल। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से। ठीक है, ये याद रखना। और देखो, और पूछते हैं कि जो ये प्रोसेस होता है ये कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, तो वो मैकेनिज्म होता है, वो लिख लो, विगेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये नाम याद रखना आपको, विच मैकेनिज्म, विगेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ मोल्स, कितने फिनाइल हाइड्रोजन के यूज होते हैं? 3 मोल्स यूज होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कैसे क्रिस्टल बनते हैं आपको याद रखना है, ब्रूम स्टिक क्रिस्टल्स बोलते हैं, या कह देंगे निडल शेप्ड, क्या बनते हैं इसके अंदर? क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट, अगर कुछ भी याद ना रहे तो ये याद रखना, क्योंकि मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा पेपर में, वो आपसे यही पूछेंगे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, तो देखो मैंने बोला कि कौन सा मैकेनिज्म होता है, विगेंस मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रखना इस मैकेनिज्म के थ्रू सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा, पहले आपके पास बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगी। कौन सी रीअरेंजमेंट होगी? एमाडोरी रीअरेंजमेंट, एमाडोरी रीअरेंजमेंट होगी। ये कैसी रीअरेंजमेंट? डोमराइजेशन टाइप रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हमारे पास रीअरेंजमेंट कौन सी हो गई? एमाडोरी रीअरेंजमेंट। ये नाम याद रखना है, यही पूछ लेते हैं। मैकेनिज्म कौन सा है? विगेन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है जब ये रीअरेंजमेंट, पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप जैसे उसमें फिनाइल हाइड्रोजन डाल रहे हो तो क्या बन जाएगा आपके पास? फिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद उसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी, एमाडोरी रीअरेंजमेंट। और फिर क्या होगा, जब आप फिर से आप फिनाइल हाइड्रोजन के मोल, जो बचे हुए मोल्स अगर आप डालते हो, उसके पहले आपने 1 मोल यहाँ डाला, फिर आप 2 मोल डालते हो, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है ओसाजोन फॉर्मेशन। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में, ये सारा होता है। ठीक है, देखो एक इसमें क्वेश्चन और बनता है कि जो ये हमारे पास ये इसके अंदर कि किस टाइप के एपिमर जो होते हैं वो ओसाजोन से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किस तरह के जो आप एपिमर्स जो होंगे, जो आप ओसाजोन फॉर्मेशन की हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो C2 एपिमर्स होते हैं, C2 एपिमर्स कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते किसके थ्रू? ओसाजोन फॉर्मेशन के थ्रू, क्योंकि ओसाजोन फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन क्या होता है उसके थ्रू हम जितने भी C2 एपिमर्स हैं उनको आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। डी ग्लूकोज ले लिया, डी ग्लूकोज और डी मैनोज, ये क्या है? ये आपस में क्या है? एपिमर्स है। कैसे एपिमर्स है? C2 एपिमर्स है। हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O H H OH OH H H OH H OH CH2OH, ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। मैनोज का और बनाते हैं यहाँ पे, ये लो हमने मैनोज का स्ट्रक्चर बना दिया, OH H OH H H OH H OH CH2OH। ठीक है, ये क्या है? दोनों एपिमर्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, इस तरफ है तो R, इस तरफ है तो S R R, इधर क्या है? इधर S S R R। ये देखो, ये यहाँ पे R, इधर S, तो ये वाले कार्बन पे क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रही है? डिफर कर रही है। बाकी जगह कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम। एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? डिफर होगी। तो ये क्या है? ये C2 एपिमर्स है। ठीक है, जब इनका हम ओसाजोन फॉर्मेशन करेंगे ना, तो वो कैसा बनेगा? ये देखो क्या बनेगा, इसका जो ओसाजोन बनेगा वो यही दोनों का एक ही ओसाजोन बनेगा, एक ही जैसा। इसीलिए हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये मैनोज है इसमें या ग्लूकोज है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या बनता है? एक ही तरह का, हम कह सकते हैं इसमें क्या बनेगा? ओसाजोन बनता है। ठीक है, H H OH H OH CH2OH। ठीक है, इस तरीके से एक ही तरह का क्या बनता है? इसमें ओसाजोन बनता है। इसीलिए हम ग्लूकोज और मैनोज अगर एक साथ दे दे और हमें कह दिया जाए कि इसको डिस्टिंग्विश करो, तो हम ओसाजोन की फॉर्मेशन की हेल्प से तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक जैसा बनेगा तो हम कैसे बताएंगे ग्लूकोज का है या मैनोज का है। ठीक है ना, तो आपको कुछ भी स्ट्रक्चर्स तो आपको याद करने, क्योंकि स्ट्रक्चर्स तो जरूरी है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी आपको ओसाजोन फॉर्मेशन, ये प्रोसेस वगैरह कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको इसमें मैंने पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
तो जैसे मैंने अभी बात करी थी यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखो मैंने आपको बताया था कि अभी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं फिनाइल जब भी हम जब ओसोजोन फॉर्मेशन के दौरान जाते हैं तो हम जो वो प्रोसेस होता है वो कौन से मैकेनिज्म से, विगेंस मैकेनिज्म मैं बता चुकी हूँ। तो उसमें मैंने बताया था पहले क्या बनता है, फिनाइल हाइड्रोजोन फॉर्मेशन होता है, फिर उसमें रीअरेंजमेंट होती है, फिर उसमें ओसोजोन फॉर्मेशन होती है। चलो थोड़ा सा मैं इसको बता देती हूँ आपको, देखो कैसे होता है। आपने ले लिया ग्लूकोज, ये आपके पास है HOH OH H OH, ठीक है। ये आप देखना किस तरीके से आपके पास ये क्या है, ग्लूकोज है आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले इसमें 1 मोल फिनाइल हाइड्रोजन इसमें आपने डाला, ठीक है। सॉरी ओहो, PHNH ठीक है, एसिडिक मीडियम में आपने जैसे ये डाला, ठीक है। अब ये डालने के बाद आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि मैंने बता दी ये H2 यहाँ से वाटर H2 यहाँ और ऑक्सीजन, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, ये NH PH, ये हमारा बना यहाँ पे, ये बना। और हमारे नीचे क्या रहेगी, एज इट इज HOH, ठीक है, ठीक है, ये हमें मिल गया। ओके, अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया फिनाइल हाइड्राजोन बन गया। आपके पास क्या बन गया, ये फिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास फिनाइल हाइड्राजोन बन गया आपके पास। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, एमाडोरी रीअरेंजमेंट करते हैं। वो क्या होता है, वो एक तरह से टोटोमराइजेशन रिएक्शन होती है। उसमें कैसे करते हैं, देखो कैसे होता है, देखो यहाँ पे देखो, कीटोइनॉल टोटोमराइजेशन आपने पढ़ा होगा कि कैसे होता है। देखो आपके पास मान लो यहाँ पे ये है कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इसके अल्फा कार्बन कौन सा है, ये कार्बन, इसके ऊपर जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सी थी, कीटो फॉर्म, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इनोल हो गया, ठीक है, कीटो, और ये क्या हो गया, इनोल हो गया। यहाँ पे इनोल कैसे, ये इन फॉर डबल बॉन्ड के लिए, ऑल फॉर OH ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये होता है कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, ठीक है ना, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। ओके, तो अब इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। इसमें कैसे होगी, जो ये कार्बन है, अब इसके जो अल्फा कार्बन है वो ये वाला कार्बन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये ग्रुप है आपके पास, जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट करेगा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और ये यूं जाएगा। अब आपके पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा उसको क्या मिलेगा, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लो इसको, इसका टोटोमराइजेशन कर दिया हमने, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, इसका टोटोमराइजेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास NH PH और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास C और OH, ठीक है, HOH CH2OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो नाइट्रोजन था, इसके ऊपर जो बॉन्ड शुड नेगेटिव चार्ज है उस पर वो हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जब ये बन गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये देखो इसके जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएंगे, वो इस हाइड्रोजन को, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ठीक है, और आपके पास जो ये बॉन्ड है ये यहाँ पे। तो मतलब हमें क्या प्रोडक्ट मिला, अब देखो इसकी एमाडोरी रीअरेंजमेंट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं अब, एमाडोरी रीअरेंजमेंट। पहले टोटल वो कर लिया हमने पूरा इस तरीके से कि फिनाइल हाइड्रोजन बना दिया, फिर हमने ये एमाडोरी रीअरेंजमेंट कर रहे हैं अब इसकी। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, हमें मिल गया C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O H OH, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे H, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, OH, ठीक है, HOH CH2OH, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब जो ये हमें मिला इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, फिर से हम ऐड करेंगे 2 मोल्स। ये ओजोन फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे अभी, तो थर्ड स्टेप पे, इससे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर आप 2 मोल और आप किसके डाल दोगे, फिनाइल हाइड्रोजन के। आपने 2 मोल डाल दिए किसके, फिनाइल हाइड्रोजन के, ठीक है, डालते हैं NH2, ठीक है, ये आपने डाल दिए। अच्छा, अब इसके अंदर जब हमारे पास ये बना, ठीक है, तो उसके दौरान हमारे पास क्या निकला, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास निकला एनिलीन, ठीक है, ये हमारे पास निकल गया। यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या निकला था, जब ये हुआ तो वाटर निकल रहा था, ठीक है, फिर हमें ये मिला।
अब इसके अंदर जब 2 मोल आप ये डाल रहे हो तो हम यहाँ पे सॉरी लगा रखा है, सॉरी मैं ध्यान नहीं रहा, कोई नहीं आप समझ लो। इसके अंदर आपने क्या डाला, ये डाल रखा है 2 मोल फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिर हमारे पास क्या रिएक्शन होगी, फिर हमारे पास क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास जब 2 मोल फिनाइल हाइड्रोजन होगा तो वो ये रिएक्शन करके हमें ये प्रोडक्ट दे देगा HOH एक मिनट OH CH2OH, हमारे पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। और ये क्या है, दिस इज ओसाजोन, ये क्या है, ओसाजोन है। ठीक है, ये क्या है, ओसाजोन है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये रिएक्शन सारी हुई, ये प्रोसेस हुआ। आपको ये जो पूरा ये प्रोसेस जो हुआ है इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको क्या याद रखना है, इसमें 5 पॉइंट जो मैं आपको बता देती हूँ जो अभी तक पढ़ा है उसमें क्या है। ये पूछेंगे कि ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए आपको कितने मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, 3 मोल्स की। ओके, मैकेनिज्म कौन सा होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू आप क्या करते हो, आप उसको क्या करते हो, मैकेनिज्म के थ्रू आप ये प्रोसेस पूरा करते हो, वो है विगेंस मैकेनिज्म। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें किस तरह की रीअरेंजमेंट होती है, इसमें होती है एमाडोरी रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि ये किस तरह के एपिमर्स के लिए को आइडेंटिफाई नहीं करता है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि ये C2 एपिमर्स को आइडेंटिफाई नहीं करता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं करता है, आइडेंटिफाई नहीं, डिस्टिंग्विश नहीं करता है वो उनको कि आप बता ही नहीं सकते। अगर उसमें सॉल्यूशन में मैनोज भी है, ग्लूकोज भी, और आप ओसाजोन फॉर्मेशन कर रहे हो तो ओसाजोन तो बनेगा, लेकिन आप बता नहीं पाओगे कि किसका बना है। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होता है, सेम टाइप ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था, निडल शेप बनते हैं। मैं एक ही जगह लिखवा दे रही हूँ इसको, ठीक है, कि ताकि आपको जगह जगह पे ना जाना पड़े, एक ही जगह आपको याद रहे। ठीक है, और होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रूम स्टिक बोलते हैं, इन क्रिस्टल ब्रूम स्टिक क्रिस्टल्स बोलते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बता दिया मैकेनिज्म कौन सा होता है आपको, एमाडोरी मैकेनिज्म होता है। अच्छा, इसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि साइड प्रोडक्ट्स, अगर हम बात करें कि इसके अंदर साइड प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलते हैं, तो साइड प्रोडक्ट्स में आपने देखा क्या निकला है, वाटर निकला है, क्या निकला है, एनिलीन निकली है। ठीक है, आपने देखा इसमें और क्या निकलेगा, अमोनिया भी निकलेगी। देखो एक मिनट, ये देखो यहाँ पे जब आप 2 मोल फिनाइल हाइड्रोजन यहाँ डालोगे ना यहाँ पे, तो आपके पास निकलता है अमोनिया निकलता है यहाँ पे। ठीक है, और वाटर निकलता है। ठीक है, दोनों के 1-1 मोल निकलता है अमोनिया और वाटर का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिला, साइड प्रोडक्ट में आपको वाटर भी मिला, ठीक है, और आपके पास एनिलीन भी मिला, अमोनिया भी मिला। ठीक है ना, तो ये साइड प्रोडक्ट है। तो ये जो 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रख लेना। पूरे मैकेनिज्म वगैरह को किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मुझे बताना पड़ा। अगर मैं स्टार्टिंग में आपको यही बोल देती कि ओसाजोन फॉर्मेशन में बताती नहीं कैसे क्या होता है, कैसा दिखता है, नहीं बताती, और मैं आपको बोलती कि सिर्फ ओसाजोन फॉर्मेशन में ये याद रख लो, तो आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते कि भाई हमें समझ नहीं आया, इसलिए मैंने बताया। और उसके बाद जो मेन निचोड़ है इसका वो ये है, ये आपको याद रखना है। यही पूछ लिया जाता है कि कितने मोल्स यूज होते हैं, 3 मोल यूज होते हैं। कौन सा प्रोसेस, कौन सा मैकेनिज्म, कैसी रीअरेंजमेंट, किस टाइप के एपिमर्स के लिए इसको यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफाई करने के लिए, किस तरह के इसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, और इसका साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है। तो ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैकेनिज्म वो मैंने बताया ना पूरा वो करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो बस। और ये इसमें इंपॉर्टेंट 6 आपके क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, ये याद रख लेना। अच्छा, उसके बाद देखो ऐसा क्या होता है कि हम बोलते हैं कि C2 एपिमर्स जो होते हैं वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ओसाजोन फॉर्मेशन से। ठीक है, हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मैं बार बार बोलने जा रही हूँ। तो उसका रीजन क्या है कि भाई हम उसको क्यों डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम पढ़ने वाले एपिमराइजेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने बार बार पढ़ा है कि जो C2 एपिमर्स होते हैं उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, या हम कह सकते हैं उनको हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन की हेल्प से, क्योंकि उन सब में एक ही तरह का ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई हम उनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एपिमराइजेशन। देखो ये एपिमराइजेशन हम इसको कह सकते हैं कि एक तरह का कीटो इनोल टोटोमराइजेशन होता है, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। देखो अब इसके थ्रू क्या होता है कि वो आपस में क्या होते हैं, वो एपिमर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हो जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं हम उनको आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ठीक है, देखो एपिमराइजेशन को हम और क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लोबेरी डी ब्रून एल्डर्नो वॉन किंस्टिन रीअरेंजमेंट, ये भी हम इसका
नाम है, एक तरह की ये रीअरेंजमेंट है, ठीक है। और ये जो दो नाम है, ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया था, एपिमराइजेशन रिएक्शन को दिया था। देखो मैंने बोला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ये क्या होते हैं, इनमें एक सेम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज की बात करते हैं तो इसमें सेम टाइप ऑफ एपिमर्स होते हैं। क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एपिमर्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कर सकते हैं, अगर इनका हम टोलेंस या बेंडिक्ट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन से अगर इनका हम टेस्ट करके देखते हैं सॉरी, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब एक तरह से इनको, जैसे हमने जनरली हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड को तो आइडेंटिफाई करता है लेकिन कीटोन्स को आइडेंटिफाई नहीं करता। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो उसके केसेस, उस केस में क्या होता है कि आपका टोलेंस रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड को भी आइडेंटिफाई कर जाता है और वो कीटोन को भी आइडेंटिफाई कर जाता है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है वो, एक तरह से एल्डोज और कीटोज दोनों को आइडेंटिफाई कर रहा है और एक तरह की ही रिएक्शन वो देता है। क्योंकि क्या होता है वहां पे, जो हम बात करें कि एपिमराइजेशन की वजह से जो कीटोज और एल्डोज होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टोलेंस रिएजेंट या आप बोल सकते हो बैंडेड सॉल्यूशन, ठीक है, या फेलिंग टेस्ट क्या करते हैं, उनको दोनों को ही आइडेंटिफाई कर जाते हैं। लेकिन जनरली मैंने आपको क्या बताया कि वो सिर्फ एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करते हैं, कीटोन को नहीं करते। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के केस में याद रखना, कार्बोहाइड्रेट केस में क्या करते हैं, वो दोनों को आइडेंटिफाई कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे क्या, मैंने क्या बात की, ग्लूकोज, ठीक है, ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लिया, HOH OH, ठीक है, ये हम ग्लूकोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हमने। अब हम साथ में यहाँ बनाएंगे किसके, हम बना रहे हैं यहाँ पे मैनोज का स्ट्रक्चर। मैनोज क्या होता है, सेकेंड कार्बन पे चेंज होता है ना, HOH CH2OH। अब हम साथ में यहाँ बना रहे हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, जगह कम रह गई कोई नहीं, यहाँ से कर लेती हूँ मैं इसको, ठीक है, CHOH, ठीक है, यहाँ पे इसको खोल के लिख लेते हैं और C डबल बॉन्ड O, देन ये थर्ड कार्बन पे OH इधर, H इधर, H इधर, OH इधर, ठीक है, ये आपको मिल गया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो जब इनका कीटोइनोल टोटोमराइजेशन, मैंने बताया ना आपको किस तरीके से होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि जब ये आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे और इस तरीके से, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गई, हमारे पास बन गई इनोल फॉर्म इसकी, ठीक है, इस तरीके से होता है कीटोइनोल फॉर्म, ठीक है। ये दूसरे, अब देखो ये, अब ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट्स की बात में जब हम बेस डाल दें, यहाँ बेसिक मीडियम में करें, देखो कीटोइनोल टोटोमराइजेशन जो रिएक्शंस होती है वो एसिड मीडियम में हो जाती है और बेसिक मीडियम में भी हो जाती है, वो उनको अलग से सोचो, लेकिन सॉरी वो दोनों मीडियम में हो जाती हैं, वो अभी हम डिटेल यहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो मेनली हम उसको किसके कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। जैसे ही आप इनके अंदर क्या कर रहे हो, बेसिक मीडियम, ये क्या करेंगे आपस में समझना, देखो क्या कर रहे हो आप, बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या करेगा, बेस का काम क्या है कि वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है यूं, और ये हमारे पास हुआ, और ये जो है अपने पास कीटो फॉर्म थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इनोल फॉर्म में। एक दूसरे के क्या है, ये इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स होती है। तो अब देखो ये, अब ये इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका हमारे पास बनेगा, इसको एक अलग कलर से करते हैं, इसका हमारे पास बनेगा ये हमारे पास, इसका हमारे पास एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, ठीक है, 3 4 5 CH2OH OH H OH H OH, ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। कार्बन की वैलेंसी देखो यहाँ पे 2 और एक 3, कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, इस कार्बन के ऊपर जैसे बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और ये बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो हमारे पास क्या है इधर OH, ठीक है, ये है आपके पास। अगर आप देखो ध्यान से देखो, अगर इसका जो ये कीटो फॉर्म है इसको इनोल में कन्वर्ट करते हो यहाँ पे, तो आप देखो इसमें भी सेम यही प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें भी सेम प्रोडक्ट नहीं, मतलब ये भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये तीनों फॉर्म जो है वो क्या है, इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स है, और तीनों से हमें क्या मिल रहा है, एक ही टाइप का इन डायोल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इन डायोल मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म क्या आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के केस में जब आइसोमराइजेशन रिएक्शन हम करते हैं ना, तो जनरली याद रखना वो किसमें करेंगे, बेसिक मीडियम में करेंगे। किसमें करेंगे, बेसिक मीडियम में करेंगे, ठीक है। बेसिक मीडियम में जब भी आप कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर
जब आप उसकी आइसोमराइजेशन रिएक्शंस करते हो तो हमें क्या मिलता है, सेम टाइप का, मतलब क्या मिलता है, इन डाइओल मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है। क्या मिलता है, इन डाइओल मिलता है। तो बेसिक मीडियम में वाया एपिमराइजेशन हमें क्या मिल रहा है, सेम टाइप ऑफ इन डाइओल मिल रहा है। जब इसीलिए बेसिक मीडियम में वाया एपिमराइजेशन हम कह सकते हैं ये तीनों फॉर्म क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो एपिमराइजेशन क्या, कीटोइनोल टोटोमराइजेशन एक तरह से जैसे ही आप बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इन तीनों की सेम इनोल फॉर्म बन रही है। तो हम कह रहे हैं कि वाया एपिमराइजेशन हम देख रहे हैं बेसिक मीडियम जैसे प्रोवाइड कर रहे हो तो ये तीनों फॉर्म किस कौन कौन सी, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज, ये तीनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर है, ठीक है ना। क्या है, इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर है। तो ध्यान रखना कभी भी ये ना ये जो है ये क्वेश्चंस में हेल्प करता है। कैसे, जब भी आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, जैसे मान लो ग्लूकोज दे दिया आपको, ठीक है ना, और बेसिक मीडियम आपको प्रोवाइड कर दिया, तो हम देखेंगे हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट में वहां पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज तीनों मिलते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो आप क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये फॉर्म इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है, ये फॉर्म इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है, ये फॉर्म इसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। समझ रहे हो आप, तो ये है आपका एपिमराइजेशन। तो आपको होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, ठीक है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, देखो जब कोई भी कायरल मॉलिक्यूल हम डिसॉल्व करते हैं या उसको किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट जैसे क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, या फिर हमने क्या लिया, इथेनॉल हो गया आपके पास जो प्रोटॉन दे, ठीक है। तो क्या होता है, उसके उस मॉलिक्यूल के जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। उस मॉलिक्यूल का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है विद टाइम, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे म्यूटा रोटेशन। मैंने क्या बोला, कोई भी कायरल मॉलिक्यूल, सबसे म्यूटा रोटेशन सबसे पहले हमने पढ़ा था शुगर में पढ़ा था, ठीक है। जब स्टार्ट उसका डिस्कवरी हुई थी तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था शुगर पे, ठीक है। तो अब देखो इसमें होता क्या है, मैंने आपको बताया था अल्फा फॉर्म होती है ग्लूकोज वगैरह की, ग्लूकोज की, और बीटा फॉर्म जो होती है, ठीक है, अल्फा बीटा फॉर्म वो आपस में क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है, ठीक है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है, ठीक है। अब जो अल्फा जो होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, उसको हमने क्या किया, उसको हमने पानी में मिला दिया, वाटर में, ठीक है। उसका सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, पानी ले लिया, क्योंकि हमें प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है। अब हमने क्या किया, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पीछे वाली क्लासेस में। देखो आपने क्या किया, पीपीएल इसमें पास करवाई। पीपीएल क्या होती है, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये भी बता चुकी हूँ। जैसे आप इसमें से सॉल्यूशन में से पास कराओगे, आपने देखा कि ये क्या करती है, ये रोटेट कर जाती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, किस एंगल से रोटेट करी, मान लो वो है ये 112 डिग्री, ठीक है। अब ये है इसका, अब जो ये निकला है ये वैल्यू, ये होगी ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। अगर इतनी हाई तो मतलब वो अल्फा डी ग्लूकोज है। लेकिन अगर आपने मिक्सचर में क्या लिया, यहाँ पे आपने लिया बीटा डी ग्लूकोज और उसमें पानी में उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाया, आपने देखा प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो गई, रोटेट कर गई, कितने एंगल से, 18.7 से, ठीक है। तो आपने कहा कि ये कौन सा ग्लूकोज है, इतने पे आया तो आपको पता चल गया ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। समझ गए, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो वैल्यूज इतनी याद रखना। अब देखो मान लो कोई आपने सॉल्यूशन लिया, आपने सॉल्यूशन लिया अल्फा डी ग्लूकोज का ही, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर में लिया आपने सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपने क्या किया इस सॉल्यूशन को, ठीक है। अब जो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, इसकी मैंने बताया कितना होता है ऑप्टिकल रोटेशन इसका, 112 डिग्री, ठीक है, ये होता है इसका। अब देखो आपने क्या किया, इसको क्या कर दिया, ऐसे मिक्स करके इसको छोड़ दिया आपने, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आपके सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज भी होगा और उसमें क्या मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है। समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ।
और किस पे, इक्विलिब्रियम वैल्यू के ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको ये मिलेगा। और इक्विलिब्रियम का जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो है 52.7। ठीक है, ये है। अब समझना, जब अल्फा डी ग्लूकोज, मैंने बोला अल्फा और बीटा फॉर्म दोनों आपस में क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है। आपने क्या किया, आपने इसका प्रोटिक सॉल्वेंट इसका मिक्स करके इसको आपने ऐसे रख दिया। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, आप देखोगे हमें क्या हम कहेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन जो है उसकी वैल्यू जो 112 थी उससे कम आती चली जाएगी, वो घटेगा। ठीक है, क्या होगा, क्या घटेगा, कब तक घटेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, उसका रीजन क्या है, मैंने क्या बोला, अल्फा फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, कुछ ना कुछ वो बीटा फॉर्म में क्या हो जाएगी, आइसोमराइज हो जाएगी। कुछ अल्फा जो होंगे वो आपके बीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपस में क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है। अब बीटा का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो 18.7 डिग्री, इसका 112 डिग्री। अब ये बीटा में कन्वर्ट होने के लिए जो 112 है यहाँ से, उससे उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या आएगा, कम की तरफ आएगा, तभी तो यहाँ तक पहुंचेगा। जो कुछ अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गए वो क्या करेंगे, उनका ऑप्टिकल रोटेशन डिक्रीज हुआ होगा वैल्यू जो है, और वो कहाँ तक, यहाँ पे पहुंचने के लिए, बीटा डी ग्लूकोज के लिए यहाँ तक, तो वो इक्विलिब्रियम में कैसा है, इस वैल्यू तक डिक्रीज होगा। कितने वैल्यू तक, 52.7 वैल्यू तक डिक्रीज होगा। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होती इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में। अगर आपने ऐसे लिया, यहाँ पे अल्फा की जगह, देखना समझना ये चीज, अल्फा की जगह यहाँ पे आपने बीटा डी ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, क्या किया आपने, बीटा डी ग्लूकोज लिया, और आपने क्या किया, इसका भी प्रोटिक सॉल्वेंट तैयार कर दिया। ठीक है, और इसको भी आपने रख दिया। जैसे जैसे, अब इसका एंगल कितना था, 118.7 डिग्री, ये था ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, समझना ध्यान से, तो यहाँ पे देखो, अब जैसे मैंने क्या बताया था कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या होती है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, तो हमें हमारी कुछ बीटा अल्फा में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगी, तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा हमें सॉल्यूशन में, और हमें इसमें साथ में बीटा डी ग्लूकोज भी मिलेगा जब हम चेक करेंगे। तो ठीक है, हमें क्या मिलेगा, अल्फा भी मिलेगा और बीटा भी मिलेगा। रखा किसका था आपने, सिर्फ बीटा का रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उसके अंदर हमें क्या मिला, जब हमने चेक किया, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो उसमें हमें क्या मिला, अल्फा डी ग्लूकोज भी मिला और बीटा डी ग्लूकोज मिला, जिसकी रोटेशन 18.7 थी। इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो इतनी है। ठीक है, अब चेक किया गया कि वो किस, उनके जो इक्विलिब्रियम पे, किस इक्विलिब्रियम पे आके, उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर कितना उनका ऑप्टिकल रोटेशन था जहां पे वो ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो था 52.7। याद रखना आपको ये। ठीक है, अब देखो 18.7 था, ठीक है, समझना। अब इसको ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू बीटा डी ग्लूकोज की बढ़ेगी, और कब तक बढ़ेगी, जब तक कि वो यहां तक ना पहुंच जाए, और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे पहुंचेगी वो अल्फा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। समझ रहे आप, तो आपको ये याद रखना है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर अल्फा की बात हो रही हो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आप देखोगे ऑप्टिकल रोटेशन घट रहा होगा, इसका कहां तक घटेगा, यहां तक। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ऑप्टिकल रोटेशन बढ़ेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि इसको 52 तक पहुंचना है, 52.7 तक। समझ रहे हो आप, तो ये होता है। यहाँ पे देखो, पहले इसकी ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू अगर आपने इस सॉल्यूशन चेक करी थी कितनी थी, 18.7। ठीक है, अब आप देख रहे हो जैसे आपने इसको प्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे कायरल मॉलिक्यूल, जो ये कायरल मॉलिक्यूल, इसको आपने प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला तो क्या हुआ, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन जो इतना था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी, टाइम के साथ। टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कुछ 112 डिग्री भी मिल रहा है, कुछ ये, समझ रहे हो। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो देखो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से फिर समझाती हूँ, इसको खोल के हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्लाइंग वेज में। ठीक है, ये हमने लिया ग्लूकोज OH, ठीक है, OH, ये हमने लिया ग्लूकोज। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज लिया। कौन सा ग्लूकोज लिया हमने, ये अल्फा डी ग्लूकोज लिया। ठीक है, और हमने क्या बात करी, जैसे हम प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, आप देखोगे ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो क्या करेगी, वो किसमें एग्जिस्ट, फिर हमें जो आगे जो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसके अंदर हम जब एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने, तो हमें पता चला उसमें हमें अल्फा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, अल्फा फॉर्म थी, और हमें कौन सी 2 फॉर्म मिली, हमें एक फॉर्म मिली यहाँ पे अल्फा, और दूसरी हमें इसके साथ क्या मिली, बीटा मिली। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा फॉर्म हो गई, अल्फा डी ग्लूकोज, और एक हमें मिला यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये मिला हमें यहाँ पे, देखो
नहीं, यहाँ पे OH ऊपर आ जाएगा बीटा फॉर्म में, मैं सब आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। OH, ये देखो ये, तो एक हमें मिला अल्फा डी ग्लूकोज, एक हमें मिला बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब कौन ज्यादा कौन कम, वो उनकी कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, वो हम उसमें बाद में देखेंगे। पहले आप ये सुनो कि हमें क्या मिला। जैसे ही हमने सॉल्यूशन लिया अल्फा डी ग्लूकोज का, मतलब हमने अल्फा डी ग्लूकोज का क्या लिया, प्रोटिक सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व किया, वाटर में इसको मिक्स किया, तो हमने जब थोड़ी देर बाद, जैसे जैसे आपने देखा, थोड़ी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आपने देखा कि वो जो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है इन टू फॉर्म्स में। हमें जब उसके बाद जो सॉल्यूशन मिला, जो मिक्सचर मिला, उसमें देखा गया कि उसमें अल्फा डी ग्लूकोज भी था और बीटा डी ग्लूकोज भी था। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके अंदर एंगल कितना होता है, ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। इसके अंदर कितनी होती है, 112, ठीक है, ये होती है। अब मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होती है, वो भी आपको याद रखनी है, इतनी। ये भी मैं सबको समझा चुकी हूँ, प्लस की वैल्यू, ठीक है, ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखो हुआ क्या होगा, देखो एक चीज और याद रखना, जो मीटा रोटेशन होता है ना, जो भी मीटा रोटेशन, जो भी मॉलिक्यूल मीटा रोटेशन शो करता है, वो कैसा होना चाहिए, वो हेमीकीटल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये हम कह सकते हैं हेमी एसिटल फॉर्म होना चाहिए। हेमी एसिटल क्या होता है, देखो जैसे आपके पास, इसको यहां समझो, एक मिनट। हेमी एसिटल, जैसे आपके पास क्या है, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है। जैसे आपने इसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे OH ये हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक करेगा। मैं एक ही जगह करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, OR लगेगा, और यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी अलग से ग्रुप होगा। तो देखो ये जो फॉर्म बन गई, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल। ये क्या है, हेमी एसिटल है, ठीक है। तो जहां पे भी इस फॉर्म में होगा ना, वो आपका मॉलिक्यूल मीटा रोटेशन शो करेगा। चेक करते हैं इसको, देखो यहाँ पे क्या है, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है O, और इसके साथ में ये R ग्रुप इसके आगे, ठीक है ना। इधर इस कार्बन के इधर, ये देखो कार्बन, इसके इधर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। इसके जो दूसरे साइड में क्या लगा हुआ है, एक H ग्रुप, और इधर क्या है, अलग से हमारे पास कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है किसी कार्बन के साथ। तो ये क्या है, ये हो गया आपका हेमी एसिटल, ठीक है। अब क्या होता है, इधर देखो, अब आप समझो मैंने क्या बोला कि क्या होगा, ऐसे हुआ होगा कि आपके पास रिंग ओपनिंग हुई होगी, यहां से ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या मिला होगा, ऐसा हुआ होगा कि हमें इस तरीके से रिंग ओपन हुई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, OH है, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हो गया, और यहाँ पे OH, ये OH, ये देखो इस तरीके से रिंग ओपन हुई, ठीक है। उसके बाद जब रिंग ओपन हुई, और उसके बाद रिंग ओपन होने के बाद उसने फिर वापस किस में कन्वर्ट हुआ होगा, किसमें, एक आपके पास अल्फा फॉर्म में और बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। ओपन चेन जो हुआ, ओपन चेन जो स्ट्रक्चर बना, ओपन चेन वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ है कि वो कन्वर्ट हुआ फिर किसमें, अल्फा डी ग्लूकोज में, ठीक है, प्लस बीटा डी ग्लूकोज बनाया उसका, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो हमें जो ओपन चेन है, हमें जब हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो हमें जो ओपन चेन है उसकी परसेंट मिली 001%, ठीक है। और हमें जो आपकी अल्फा फॉर्म मिली, अल्फा वो मिली 36%, और हमें जो आपकी बीटा फॉर्म मिली वो मिली 64%, ठीक है। ये कितना था, 0.001%, कि इतना उसमें हमें ये फॉर्म मिली। जब उसको देखा गया तो उसमें ओपन चेन की इतना % मिला, तो इसका मतलब ये पहले खुला होगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। जैसे ही रिंग ओपन होगी यहाँ पे ये मिला, उसके बाद क्या होगा, ये वापस कन्वर्ट हुआ होगा अल्फा और बीटा में, ठीक है। तो ये कितना मिला आपको, इतना % मिला। अल्फा डी ग्लूकोज कितना मिला आपको, 36%, ठीक है, और बीटा कितना मिला, 64%, ठीक है ना, ये मिला आपको, समझ रहे हो आप। अच्छा, अगर हम इसको ग्राफ में समझाना चाहें, देखो मैंने आपको वो चीज जो समझाई थी, मैंने क्या बताया था आपको, इसको ग्राफ में भी समझा सकते हो आराम से, कि जैसे यहाँ पे ले लो टाइम, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू 112 डिग्री, ये 18.7 यहाँ पे, और ये इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि अल्फा की वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, अल्फा की वैल्यू कम, जो ये है यहाँ से ये कम होती चली जाएगी, और जब ये 52.7 के आसपास इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी, उसके बाद वो बीटा में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा,
ठीक है, इस तरीके से बीटा की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि उसे इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। ये देखो, तो यहाँ 18 थी वैल्यू, अभी बढ़ेगी ऐसे, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अल्फा की वैल्यू घटेगी, ऑप्टिकल रोटेशन की जो वैल्यू है, और बीटा की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इसको आप ये भी दिखा सकते हो, चेयर फॉर्म में भी कर सकते हो इसको। किस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पे पहले ही कि किस तरीके से बनाओगे आप चेयर वगैरह, ताकि मेरे को अब दोबारा ना बताना पड़े, टाइम बहुत खराब होता है। ये अल्फा फॉर्म है, ठीक है। ये आपके पास क्या बनी, बीटा फॉर्म बनी, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके पास बीटा फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी चेयर बनाते हो। अब इसके अंदर भी आप इसके थ्रू भी आपसे पूछ सकते हैं। मैंने ये भी बता रखा आपको किस तरीके से पूछेंगे, तो ये आप इस तरीके से भी इसके आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो कि मतलब वो आपको किसी भी तरीके से, इस तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं, वो किसी भी तरीके से आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि म्यूटर रोटेशन क्या होता है। आज मैंने आपको पढ़ा दिया है कि म्यूटर रोटेशन क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया कि एपिमराइजेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी बताए थे किस तरीके से आप जो है ओसा जो इन्फॉर्मेशन में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आप कुछ भी मैकेनिज्म वगैरह याद मत रखो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की। आप सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट मैंने लिखवाए वो याद रख लो, उनके बेसिस पे आप आराम से बता सकते हो। म्यूटर रोटेशन में आप वैल्यू याद रख लो, इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। अगर आप सॉल्यूशन में आपको अल्फा डी ग्लूकोज दिया हुआ है तो आपके पास वहां पे जैसे उसका म्यूटर रोटेशन होगा उसकी वैल्यू गिवन होगी, उस एंगल उस ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू पे आपके पास वहां पे अल्फा भी मिलेगा और बीटा भी मिलेगा। ये भी आप ध्यान रख लो, ठीक है ना। और आप इसमें क्या ध्यान रखोगे, एपिमराइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए और वहां पे अगर ऐसा दे रखा हो, टोलेंस रिएजेंट कुछ भी दे रखा हो कि क्या ये आइडेंटिफाई करेगा, तो वहां पे वो एल्डिहाइड को भी आइडेंटिफाई करेगा, एल्डोज को भी और कीटोज को भी, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक था और ये मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या याद रखो। ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह याद नहीं होती, मत करो, आप सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट्स बताए वो याद रखो। थैंक यू।